तो हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉन्सेप्ट। ओके, क्लास 11 का सबसे बेहतरीन चैप्टर है और ये चैप्टर पढ़ाने का एक रीजन मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं जितने भी कोचिंग्स या जितने भी स्कूल्स, ओके, या जितने भी टीचर्स आपको क्लास 11 में मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस से देखा गया है कि वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ाएंगे। इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो नंबर सिस्टम से एसोसिएटेड है। क्लास 9 में जो हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स पढ़ा था, याद करो, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। फिर क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा रियल नंबर्स के बारे में, ओके, जो कि एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो क्लास 11 में एक ऐसा चैप्टर आपको स्टार्ट करना चाहिए जो कि आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में वो अच्छे से पढ़ा हुआ है। ओके, पहला चैप्टर से अगर मैं बात करूं, सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, ये सब है, बट वो रिलेटेड नहीं है आपके क्लास 9 और 10 से। हाँ, जो बच्चे आईसीआईसी से हैं, ओके, वो क्लास 6 में या 8 में सेट्स पढ़े हुए रहते हैं। बट मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, जितने बच्चे सीबीएसई से अगर आए हैं 11 में, उनके लिए सेट्स पहला एकदम न्यू बेसिक चैप्टर होगा। तो हम लोग एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, इन द सेंस सीबीएसई एंड आईसीआईसी दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए, दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, मतलब दोनों के लिए न्यू। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जो कि हम लोगों ने 9-10 में जो पढ़ा था, ओके, उस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ओके, और आप रिलेट कर पाओगे अच्छे से। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है कि 11th में फर्स्ट चैप्टर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ाया जाता है। ओके, तो मैं भी यही करूंगा। ओके, कोशिश करूंगा आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैं आपको इजी वे में आपको समझा पाऊँ। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें, ओके, ताकि मैं 1 बाय 1 सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा पाऊँ। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने आप देना चाहता हूँ। माई सेल्फ राजीव सर, ओके, एंड दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर। अगर कोई बच्चा क्लास 9-10 में है, ओके, कोई बच्चा क्लास 9-10 में है जिनको मैथ साइंस, एनटीएससी, ओलंपियाड और जेक्सपो, या जो अभी मान लीजिए 11th-12th में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको 1-to-1 ऑनलाइन क्लास चाहिए, ओके, जिनको 1-to-1 ऑनलाइन क्लास लेना है, वो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप, ओके, इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग आपस में फिर डिस्कस करके अपना आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंग की क्लासेस रखेंगे। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन था अबाउट माई सेल्फ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहला सवाल है बच्चों का, सर ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? Okay. सबसे पहले बच्चों का सवाल ये होता है कि सर ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको तो जरूर दूंगा, नो डाउट, मैं आपको अच्छे समझाऊंगा ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ हमारा जो नंबर सिस्टम है, एक्चुअली पहले हम लोग उस नंबर सिस्टम को समझते हैं। ओके, ये हमारा जो नंबर सिस्टम है हम लोग उसको समझते हैं। हमारा नंबर सिस्टम में हम लोगों ने बेसिक्स में क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, फिर पढ़ा था हम लोगों ने होल नंबर्स, फिर हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स, फिर हम लोगों ने पढ़ा था रैशनल नंबर्स के बारे में, इरैशनल नंबर्स के बारे में, फ्रैक्शंस पढ़े थे हम लोगों ने, ओके। फिर हम लोगों ने पढ़ा 10th में पढ़ा हम लोगों ने रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। बट मैं जब क्लास 9-10 में जब नंबर सिस्टम को बताता हूँ तो उसी टाइम मैं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, ओके। तो देखिए, सबसे पहले तो रियल नंबर्स आप लोगों को पता होगा रियल नंबर्स क्या है। मेनली रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स दोनों टाइप के नंबर्स रहेंगे, मिक्सचर एक्चुअली, ओके। इसके बाद फिर हम लोग आपको बताते हैं कि एक टाइप का नंबर होता है दैट इज इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या है मेनली, अगर हम लोग समझे तो इमेजिनरी नंबर्स हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे एक आई होता है, इस आई का वैल्यू होता है √(-1). अब ये कैसे आया, क्यों आया, सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। और इस आई को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा। आई को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोटा। दिस इज ए ग्रीक वर्ड, ओके। और इसका जो डिस्कवरी है ये यूलर नामक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन आप बोल सकते हैं, मैथमेटिशियन ने किया हुआ था, ओके।
जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक्चुअली यही पढ़ना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स मेनली दो नंबर्स से मिलकर बने होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर्स और एक होता है इर्रेशनल नंबर। ये हम लोगों ने पढ़ा। मैं अगर रैशनल नंबर्स को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करूं तो रैशनल नंबर्स क्या है हमारा, एक नंबर्स होता है p by q के फॉर्म्स में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ एन p and q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बोथ p and q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसके बाद इर्रेशनल नंबर्स में अगर बात करूं तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, मेनली नॉन टर्मिनल, ओके। अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आई थिंक, ओके। नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। ऐसे नंबर्स को हम लोग मेनली बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को हम लोग 3 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनल नॉन रिपीटिंग होते हैं, ओके, नॉन टर्मिनल एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो 0.1 2 3 4 5 या ऐसे कुछ भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। 405 ये ऐसे करके चल रहा है, तो ये एक टाइप का नंबर हो गया। फिर जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं जैसे √2 √3 √5 ये सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। और जितने भी क्या है, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2, ओके, क्यूब रूट ऑफ 3, ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओके। ये सारा पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर्स को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद रैशनल नंबर्स में एक्चुअली रैशनल नंबर्स के जो फॉर्मेशंस है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर्स में फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीजर्स, ओके। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिनमें नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। अब नेगेटिव नंबर्स तो समझ में आ रहा है, -1 -2 -3 0 टू -infinity। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव नंबर्स क्या, तो वो होते हैं होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ओके। तो ये सारा पार्ट में इरेज कर रहा हूँ, ये सारा पार्ट में इरेज कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ मेंशन करना है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपको इसे बता रहा हूँ। तो इंटीजर्स में अगर मैं बात करूँ, इंटीजर्स क्या है, इसमें नेगेटिव नंबर्स रहते हैं, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इसे पढ़े आप लोग, ये इंटीजर्स हो गया। तो इंटीजर्स क्या है, दो टाइप से नंबर से मिलकर बनाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर्स तो यहाँ से यहाँ तक हो गए ना, नेगेटिव नंबर्स जो यहाँ से यहाँ तक हो गए, और यहाँ 0 से लेके ये बाकी जो नंबर्स हैं ये हो गए पॉजिटिव नंबर्स। इनको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं, याद करो, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 ये सारे नंबर क्या पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो 0 से स्टार्ट अगर होता है तो होल नंबर्स बोलते हैं, याद है आपको। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स मेनली देखा जाए तो काउंटिंग नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ओके। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद क्या, नेचुरल नंबर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो हम लोग को पढ़ना चाहिए, ओके, ताकि आगे आपको काम होगा, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो नेचुरल नंबर्स में सबसे पहला जो टाइप है, नेचुरल नंबर्स को पता है, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग बोलते हैं 1 2 3, ओके। 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स हैं, तो ये सारे नंबर्स हो गए नेचुरल नंबर्स। इसके बाद नेचुरल नंबर्स में जो पहला टाइप है दैट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर्स, ओके, फैक्टर्स क्या होगा, 1 होगा एंड इटसेल्फ होगा। एक छोटा सा जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं मैं, फैक्टर हो गया 1 और इटसेल्फ, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। प्राइम नंबर के बाद होता है कंपोजिट नंबर, जिनका फैक्टर्स 1 इटसेल्फ के छोड़कर भी और एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स मोर देन 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 और इटसेल्फ को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स और हो सकते हैं, या आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको हम लोग कंपोजिट बोलते हैं, ओके। फिर हम लोगों ने पढ़ा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मेनली मल्टीपल ऑफ 2। इसके बाद हम लोग पढ़ा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर क्या है, जो नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर मेनली ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर्स 1
2 और 3। तो परफेक्ट नंबर्स क्या है, जैसे मान के चलो एक नंबर में ले रहा हूँ 6, ओके, इसके फैक्टर्स 1, 2 और 3। 6 को नहीं लेना है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूं ये 6 के फैक्टर में अगर देखूं 1 + 2 और 3, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, इनको ऐड करने पे 6 आ रहा, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोल देंगे, परफेक्ट नंबर्स। अगर मैं बात करूं 28 का, तो इसके फैक्टर होते हैं 1, इसके फैक्टर होते हैं 2, इसके फैक्टर होते हैं 4, इसके फैक्टर होते हैं 7, ओके ओके, इसके फैक्टर होते हैं 14, और तो कुछ नहीं होगा। आप सबको ऐड करके चेक करो तो क्या 28 आ रहा है, क्या आ रहा है, यस। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। ये पता है हम लोगों को, हम लोगों ने जस्ट एक रिवाइज दिया, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जो आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा, ओके। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या स्टार्टिंग पॉइंट या इंट्रोडक्शन अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना है आई के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला अब मैं आपको यहाँ पे जवाब देना चाहता हूँ आपके इस वाई का, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। देखो सबसे पहले बेसिक चीज हम लोग समझना है कि अगर हम लोग, ठीक है, ध्यान से समझिए, अगर हम लोग एक इक्वेशन लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, अगर मैं बोलूं कि 2x - 4 = 0 लीजिए, यहां से x का वैल्यू बताइए आप, तो सर आप बताएंगे 2x = आप 4 कर लो और x = 2 आएगा। ये जो 2 है ये होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में आपका आ जाएगा। मैं बोला ओके, फिर मैं इक्वेशन ले रहा हूँ 2x + 4 = 0, तो आप बोलोगे सर 2x = -4 कर लीजिए और x का वैल्यू -2 आएगा, ये इंटीजर्स में आ जा रहा है। मैंने बोला ओके, फिर मैं बोल रहा हूँ 2x + 5 का एक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करो, तो यहाँ से आप बोलोगे सर 2x = -5 कर लीजिए, तो x का वैल्यू -5/2 आ रहा है। चलो मैंने अभी भी बोला ओके, चलो ये कुछ ऐसे इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व कर ले रहे हो इजिली, नो डाउट, ठीक है। अगर मैं बोलूं x² - 2 = 0, तो आप बोलोगे सर x² = 2 कर लो और x √2 आएगा, जो कि इरेशनल नंबर है। देखो ये होल नंबर्स है, ये होल नंबर्स में आ रहा है, ओके, ये इंटीजर्स में आ रहा है। तो कहानी को समझो, ठीक है, मैं क्या कहानी बनाने वाला हूँ वो समझो। यहाँ पे x का वैल्यू -5/2 दैट इज रैशनल नंबर्स में आ रहा है वो, ओके, और यहाँ x का जो वैल्यू आ गया है वो इरेशनल नंबर्स में आया। मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, तो ये पूरा कहानी है, ठीक है। हम लोगों ने ये सारे नंबर्स भी पढ़ा हुआ है तो हम लोगों को पता है, चलो बढ़िया। बट कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिनका सॉल्यूशन हमारे नंबर सिस्टम दैट इज रियल नंबर्स वाला पार्ट उसमें नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई नंबर, रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। अगर मैं बात करूं उस इक्वेशन का, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं ऐसे इक्वेशंस का, तो देखो ऐसे इक्वेशन बहुत है। x² + 1 = 0, x² + 4 = 0, x² + x + 1 = 0, है ना। ये कुछ इक्वेशंस है। तुम यहाँ पे एक x का कोई ऐसा वैल्यू बता दो रियल नंबर में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यहाँ पे और यहाँ पे कोई ऐसा x का ऐसा कोई वैल्यू बताओ आप जो रियल नंबर्स में हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो ऐसा कोई नंबर्स हमें नहीं पता है, ओके, ऐसा कोई नंबर्स हम लोगों को नहीं पता। तो समझना क्या है वो समझो, ओके। यूलर्स नाम का जो मैथमेटिशियन था, उन्होंने ये नोटिस किया कि ऐसा कोई इक्वेशन तो हमारे नंबर सिस्टम में नहीं है, तो हमें हमारा नंबर सिस्टम को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। ये हमारा जो नंबर सिस्टम है ये इनफ नहीं है सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्या करना होगा अब हमें, तो हमें करना होगा कि हमें कुछ एलिमेंट्स को ऐड करने पड़ेंगे हमारे इस नंबर सिस्टम में, ताकि ताकि हम लोग ऐसे इक्वेशंस को भी सॉल्व कर पाए, जैसे x² + 1 = 0, x² + 4 = 0। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं हमारे रियल नंबर के सेट से। तो यूलर नामक का मैथमेटिशियन था, उन्होंने क्या देखा कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ x² + 1 = 0, तो यहाँ से x² का वैल्यू आ रहा है -1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा √(-1). अगर मैं इस जगह पे बात करूं तो सेम चीज हो रहा है, x² = -4, तो x = √(-4), है ना, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा √(-4). अगर मैं इस जगह पे बात करूं तो सेम चीज हो रहा है, x² = -4, तो x = √(-4), है ना, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा √(-4).
और इसको भी सॉल्व करने पे ऐसा ही कुछ टर्म्स आता है। ओके, बट दोनों ही जगह पे आप एक चीज नोटिस करो, रूट अंडर के अंदर में एक नेगेटिव साइन आ जा रहा है। ओके, रूट अंडर के नेगेटिव में ऐसा एक नेगेटिव साइन आ जा रहा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे हम लोग जब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं डी का वैल्यू, तो हम लोगों ने देखा था कि जब डी का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग नो रियल रूट्स बोलते हैं, मतलब ये जो नंबर है वो रियल नंबर्स में नहीं आएगा। हम लोगों ने ये पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, जब हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक पढ़ा था, ध्यान से सुनो, जब हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट वाला टॉपिक पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो याद करो डी का वैल्यू 3 केसेस में हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। लेस देन वाला कंडीशन को याद करो, जब डी का वैल्यू नेगेटिव आता था तो आप बोलते थे कि नो रियल रूट्स। क्यों बोलते थे? क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिनका रूट अंडर में नेगेटिव आ जाए, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो रियल नंबर्स है उनमें ये ऐसा कोई नंबर्स है ही नहीं जो रूट के अंदर में नेगेटिव आता है। तो यूलर ने क्या किया, इस पूरे टर्म को ही, नेगेटिव वाले पूरे टर्म को ही उन्होंने इस सिंबल आई से रिप्रेजेंट किया। और इस आई का मतलब क्या है? आयोटा। आई का मतलब क्या है? आयोटा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट रेडी हो रहा है हमारा कि इस आई का वैल्यू क्या निकल गया, हमें पता चल गया रूट अंडर -1। ओके, 9 और 10 में हम लोगों ने जस्ट हल्का सा पढ़ा था कि इमेजिनरी नंबर्स कुछ होता है, तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर्स आई आ गया है रूट अंडर -1। ओके, या इसे इमेजिनरी यूनिट भी बोलो आप, ठीक है। तो अगर आई का वैल्यू रूट अंडर -1 है, अगर मैं इसको बॉक्स कर लूं, बॉक्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाग ना जाए। ओके, सो अगर मैं इस आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर हो जाएगा आई स्क्वायर, और रूट अंडर -1 और रूट अंडर -1 को मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा -1। ओके, तो ये हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ओके, अगर मैं आई को आई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये होता है आई का पावर 3, और आई का पावर 3 को मल्टीप्लाई करने पे आता है -i। बोलो ये क्लियर हुआ? कैसे हो रहा है ये काम? समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो हो क्या रहा है, ये -1 है और ये रूट अंडर -1 जो है, रूट अंडर -1 ये i है, तो -1 इंटू आई दैट इज -i। इसके बाद अगर मैं इस i का पावर 2 को अगर सॉल्व करूं तो ये हो जा रहा है i का पावर 4 इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखना, अगर मैं आई स्क्वायर का स्क्वायर करूं तो आई स्क्वायर का स्क्वायर करने पर पावर 4 आता है, बट इस -1 का स्क्वायर करने पे ये 1 आ जाएगा। ये क्लियर है? ओके, तो ये कुछ पावर्स हैं आई के जो हमें फोकस करना है यहाँ पे कि आई का वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आई का पावर 3 का वैल्यू क्या है और आई का पावर 4 का वैल्यू क्या है। तो ये हमें कुछ क्या इंफॉर्मेशन मिला अबाउट इंटीग्रल पावर्स, अबाउट इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। समझ में आ रहा है? अबाउट इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो ये कॉन्सेप्ट है कुछ। इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल तक लेके जाऊं, अगर थोड़ा सा मैं आपको अच्छा एक पॉइंट बताना चाहूं, तो ये देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है वो समझो, ठीक है। अगर मैं आई को, यहाँ पे आप नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। अगर मैं इस आई को, इस आई का पावर 2 को, इस आई का पावर 3 को और इस आई का पावर 4 को ऐड करता हूं तो चेक करो आप क्या आएगा। तो इस आई का वैल्यू तो आई को ही रखो, ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1, नो डाउट। ओके, आई क्यूब का जो वैल्यू है वो क्या है? -i। ओके, और इस आई पावर 4 का वैल्यू क्या है? मैंने अभी बताया +1। देखो ये +1 इस -1 से कट गया और ये -i इस +i से कट गया, तो ओवरऑल जो आंसर आ गया वो आ गया 0। ओवरऑल आंसर क्या आ गया? 0। इसका मतलब अगर मैं आई को, आई का पावर 2 को, आई का पावर 3 को और आई का पावर 4 को अगर मैं ऐड करता हूं तो हमारा जो आंसर आता है वो आएगा 0, नो डाउट। अगर मैं इसको जनरल लिखूं, जनरल फॉर्मेट में लिखना चाहूं, या ऐसे लिखो इन जनरल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आई का पावर n प्लस आई का पावर n प्लस 1 प्लस आई का पावर n प्लस 2 प्लस आई का पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दोनों ऊपर और नीचे दोनों सेम बात है। इसका मतलब कंसेक्यूटिव 4 पावर्स जो आई के होंगे उनका आंसर क्या आएगा? 0। तो एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट हमें मिला है फ्रॉम आयोटा।
तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो रहा है, ओके, कि अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिव फोर्स आई के पावर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। और ऐसा नहीं कि ये पावर 1 से स्टार्ट होगा तो ही होगा, ये पावर कहीं से भी स्टार्ट करो, कॉन्जिक्यूटिव 4 होना चाहिए। अगर मैं 8, 9, 10, 11 करूं, ठीक है, आई का पावर 8, आई का पावर 9, आई का पावर 10, आई का पावर 11, तो भी आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 से स्टार्ट करने पे ही वो होगा। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी, बट कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स हो, उनका समेशन, उनका एडिशन जो आएगा वो 0 ही आएगा। अगर मैं इस टर्म को और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए, ये साइन जो है दैट इज समेशन और सिग्मा। इसमें आई का पावर मैं लिख रहा हूं 1 to 4 और यहाँ पे लिख रहा हूं आई का पावर, सॉरी यहाँ एन लिखना चाहिए मेरे को, सॉरी, तो एन का पावर 1 से लेकर 4 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आई का पावर एन। ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है वो 0 ही आता है। मैं इसी टर्म्स को और समराइज वे में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि n इज इक्वल टू 1 to 4। तो क्या रीड करता हूं मैं, 1 to 4, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है। तो मैं अगर इस i का पावर, सॉरी n मिस हो गया, तो इस i का पावर n में अगर वैल्यू 1 बैठाऊं, फिर 2 बैठाऊं, फिर 3 बैठाऊं, फिर 4 बैठाऊं, तो इसको मैं 0 बोल सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों ने आज समझा है अबाउट आयोटा एंड इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, इसके पावर्स को हम लोग कैसे कैसे समझ सकते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। अब देखो आपके बुक में, देखो आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मे बी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एनसीईआरटी के साथ आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा बुक यूज करते हैं। नो डाउट आप लोग अपने अपने बुक फॉलो करो। पर देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट बुक्स। बुक्स में आपको सबसे पहला तो एनसीईआरटी ही करना है, नो डाउट एनसीईआरटी ही करना है। इसके साथ कोई एक रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हो, आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा। ओके, अगर मैं आपको एडवाइस करूं तो आर.डी. शर्मा इज गुड फॉर 11-12 बिकॉज देखो 9-10 तक तो आर.एस. अग्रवाल इज बेस्ट, नो डाउट। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल बेस्ट है 9-10 तक, बट 11-12 में क्या होता है कि आपको फिर आगे फर्दर स्टडी तो करना ही है ना। या तो जेई के लिए जाएंगे या तो आप नीट के लिए जाएंगे। नीट के लिए तो फिर मैथ्स की उतना जरूरत नहीं है, बट अगर आप जेई के लिए जा रहे हो मान लो, ठीक है, तो आर.डी. शर्मा में क्या है, एक तो वो 12th लेवल का है, इसके साथ साथ आपको जेई के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। बट आर.एस. अग्रवाल में वो एक्चुअली उसका टाइप सही नहीं है, मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत भरा पड़ा है, तो आपको टाइम किल होगा और आपका टाइम उतना नहीं है आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों करना है, जिसमें क्वेश्चंस एक ही टाइप का बहुत सारा दिया हुआ है। तो अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है कॉन्सेप्ट को तो आर.डी. शर्मा से करो, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस का वैरायटी है और लेवल अच्छा है, आपको जेई के क्वेश्चंस भी इसमें मिलेंगे। तो आपको एक एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है, इसके साथ आप इसका एग्जाम्पलर भी ले लो। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आता है, वो ले लो। और इसके बाद अगर रेफरेंस बुक में जाऊं तो मैं बोलूंगा कि आप आर.डी. शर्मा यूज करो। जिन बच्चों को आर.एस. पसंद है आप आर.एस. अग्रवाल भी यूज कर सकते हो, मैं उनके अगेंस्ट में नहीं जा रहा हूं, बट मेरा अपना पसंद है, आप अपना देख लेना। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या पढ़ाने वाला था, यस मैं क्या बता रहा था, देखो अब जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी या आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा, इसमें जो क्वेश्चंस है फर्स्ट एक्सरसाइज में, मान लो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है कि आपको फाइंड करना है आई का पावर 100 मान लो। तो जितने भी क्वेश्चंस ऐसे आपके हैं, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपको उनको उन जितने भी पावर्स हैं उनको 4 के मल्टीपल्स में लिखना है और जितने रेस्ट बच गए उनको फिर वैसे फॉर्म्स में लिख देना है। अगर मैं बात करूं ये 100 है तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आई का पावर 4, ठीक है, इंटू 25। अब आई का पावर 4 तो होता है 1, अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा 1 होल का पावर 25, तो आंसर आ जाएगा 1, नो डाउट। बट अगर यही क्वेश्चन, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, ठीक है, पूरा ही चेंज करना होगा फिर तो यार। अगर मैं बोलूं इसी क्वेश्चन को, अगर आई का पावर 23 है मान के चलो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको सर? तो आपको पता है कि आई का पावर 20 + 3 लिख सकते हैं आप। ओके, 20 + 3 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको आप आई का पावर 20 इंटू आई का पावर 3 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल पावर्स में पढ़ा है हम लोगों ने। आई का पावर 20 क्या होता है समझो, आई का पावर 4 होल का पावर 5 इंटू यहाँ पे आई का पावर 3।
अब देखो आई का पावर 4 अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1 होता है, 1 का पावर 5 करेंगे तो 1 ही आएगा, नो डाउट। अब यहाँ पे बात करते हैं आई का पावर 3 का वैल्यू मैंने बताया माइनस आई। देखो पढ़ना भी है आपको, साथ साथ में मेरे चलना भी है, ठीक है। तो 1 का पावर 5 1 ही होता है, माइनस आई, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, माइनस आई। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, कि हम लोगों ने जो सीखा हम लोग उसको अप्लाई कर पा रहे थे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आर एस अग्रवाल आर टी शर्मा में, वो हम लोग ऐसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कहानी अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, डिटेल में इंट्रोडक्शन समझेंगे इसके बारे में, ओके। इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या क्या टर्म्स से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसमें ये वाला रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, तो मैं डिटेल में बताऊंगा, ओके। तब इसके बाद फिर हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अब देखो, अब मैं आपको दो बातें बताता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट नंबर 3 और ये जो पॉइंट नंबर 4 है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन में आपको मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 3 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होता है अलजेब्राइक फॉर्म्स, ओके, जो अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसी अलजेब्राइक फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म्स, या उसको हम लोग पोलर फॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसी पोलर फॉर्म्स को हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज यूलर फॉर्म्स, ठीक है। तो ये देखो कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस तो मेनली वैसे हैं भी, और उसके जेई के क्वेश्चन जो है आपको वैसे ही करने पड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट आपको समझना है इंट्रोडक्शन, नो डाउट, ठीक है। इसके बाद इसका कॉन्जुगेट, अगर मैं बोलूँ ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्जुगेट पढ़ना बहुत जरूरी है आपको, कॉन्जुगेट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ओके। इसका प्रॉपर्टीज, ओके, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी, अब ऐसे मेंशन कर लो अपने कॉपी में, इसके प्रॉपर्टीज में भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है समझ में, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्गुमेंट और इसका कुछ प्रॉपर्टीज। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल्ड में, और सारे क्वेश्चंस को साथ साथ लेके चलूंगा मैं, ताकि आपको रिलेट हो पाए, अपने बुक्स के क्वेश्चंस आप बना भी पाओ। तो कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। देखो मॉडुलस और आर्गुमेंट जब आप लोग सीख जाओगे अच्छे से कन्वर्ट करना, कि हम लोग कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, आप उसका मॉडुलस और उसका आर्गुमेंट निकालने जब आप सीख जाओगे, तब फिर हम लोग सीखेंगे कि पोलर फॉर्म्स में या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, ओके। चलिए, तो अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन का, ओके, अगर मैं बात करूं इसके इंट्रोडक्शन का, देखो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला बात, एकदम बेसिक बात है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो एक सेट, सेट हम लोग पढ़ेंगे 11 में, बट अभी भी समझो सेट का कलेक्शन होता है चीज वो। तो कलेक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कलेक्शन होता है ना, उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्मेट है दैट इज ए प्लस आई बी, ओके। ये सी क्या बता रहा है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे ए और बी जो है वो क्या बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में। देखो ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है ई जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो ए और बी कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। और आई क्या है, आई हमारा इमेजिनरी यूनिट है, इमेजिनरी यूनिट है, इमेजिनरी यूनिट है, ठीक है। अब देखो समझना क्या है, अगर ये तो पूरा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर मैं एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ए प्लस आई बी भी कहीं बुक में लिखा रहता है, और कहीं कहीं पे एक्स प्लस आई वाई भी लिखा रहता है। आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं उस बुक में आपको वैसा मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं पे ए प्लस आई बी लिखा रहेगा, और कहीं कहीं पे एक्स प्लस आई वाई लिखा रहता है। एनसीईआरटी में शायद एक्स और वाई यूज किया जाता है, तो नो डाउट है आप कुछ भी यूज कर सकते हो, नो डाउट। तो समझते हैं, ठीक है। जेड इज इक्वल टू, ये क्या है, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंटेड करने का तरीका है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड एंड
इसको हम लोग लिखते हैं। ओके, तो देखो अब बात को समझना है, ठीक है। अगर मैं किसी एक फॉर्म को लिखूं तो बात को समझो। यहाँ पे मैं, चलो इसको ही हटा देता हूँ, ठीक है, इसी को हटाता हूँ, ठीक। तो अब समझना है क्या बात बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको ए, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस ए वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलता हूं मैं? रियल पार्ट। किसका? तो ऑफ जेड। तो अगर हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसको आर ई ऑफ जेड लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो बी दिख रहा है जो आई के साथ मल्टीप्लाइड है, ध्यान देखना, यहाँ पे एक बी दिख रहा है जो आई के साथ मल्टीप्लाइड है, तो इस बी को सिर्फ, ध्यान रखना मेरे बात को समझो, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ बी को, नॉट आई बी, इस बी को मैं बोलता हूं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलता हूं मैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, या आई एम ऑफ जेड ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, रिप्रेजेंटेड करने का तरीका है। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ए क्या है? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, और बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का। देखो कहीं कहीं पे बुक्स में या पता नहीं कुछ बच्चों को मिसकंसेप्शन है कि सर आई बी को पूरा पार्ट को बोलते इमेजिनरी पार्ट, नहीं, सिर्फ बी को बोलते इमेजिनरी पार्ट है जेड का। आई एक इमेजिनरी यूनिट है, मैंने अभी बताया आपको, आई क्या है? एक इमेजिनरी यूनिट है। आई बी एक इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, बी एक इमेजिनरी पार्ट है, एक रियल पार्ट है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको समझना है, ठीक है। रियल तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है आपको, जो भी पढ़ो आप, ठीक है। तो ये कहानी है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक जेड से इंडिकेट करते हैं और उस पूरे सेट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, मतलब बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि सी से जेड है, कहीं कहीं भी सी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे जेड लिखा रहता है, तो दोनों अलग चीजें हैं। पूरे सेट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझो, ठीक है, अगर मैं बात करूं ध्यान से समझो, कुछ कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। केस वन, इफ, अगर मैं बोलूं रियल पार्ट ऑफ जेड दैट इज ए अगर जीरो हो जाए, सॉरी, ए अगर जीरो हो जाए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर रियल पार्ट ऑफ जेड ए इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस ए का वैल्यू जीरो हो जाए, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या बचेगा? देन ए, देन जेड इज इक्वल टू क्या बचेगा? आई बी। देखो इस आई बी में कोई भी रियल पार्ट नहीं है क्योंकि रियल पार्ट तो जीरो है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, ऐसे समझ लो। केस टू क्या बताना चाह रहा हूं वो ध्यान से देखो। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट दैट इज आई एम ऑफ जेड, अगर वो जीरो हो जाए, तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखेगा? जेड इज इक्वल टू ए, और इस जेड इज इक्वल टू ए वाले पार्ट को मैं बोलता हूं प्योरली रियल, ठीक है। अगर ए जीरो हो जाए तो प्योरली इमेजिनरी, अगर बी जीरो हो जाए, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं दैट इज बी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू जीरो हो जा रहा है तो इमेजिनरी हो जा रहा है, प्योरली इमेजिनरी हो जा रहा है। और अगर बी जीरो हो जा रहा है तो हम लोग उसको बोल रहे हैं प्योरली रियल है, क्योंकि एक्स का वैल्यू ए बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये दो केसेस से समझना है आपको कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो इस जेड में क्या क्या होता है? ए प्लस आई बी होता है। और अगर मैं बोलूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी में ए वाला पार्ट जीरो हो जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, ए का पार्ट जीरो हो जा रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास बचेगा जेड इज इक्वल टू क्या बचेगा? ध्यान से देखिए, जेड इज इक्वल टू क्या बचेगा? आई बी। इसके हमें क्या बोलते हैं हम लोग? प्योरली इमेजिनरी। और अगर इमेजिनरी पार्ट दैट इज बी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट दैट इज बी, अगर वो बी जीरो हो जाए तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बचेगा? जेड इज इक्वल टू ए बचेगा। और इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं? जेड इज इक्वल टू ए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योरली रियल, ओके, प्योरली रियल। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट नहीं है आई थिंक। चलिए अब देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है,
ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने यहाँ पे 3 बातें रखी है। अभी अगर मैं बोलूं तो मैंने यहाँ पे 3 बातें रखी। इफ रियल पार्ट ऑफ जेड, आर ई ऑफ जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो मैं बोलूंगा जेड इज इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी पार्ट ही 0 हो जाए, ठीक है, देन ऐसे यहां पे भी मैं लिख लेता हूं देन, यहां पे भी मैं लिख लेता हूं देन, तो ये जेड क्या बन जाएगा, प्योरली रियल। एक पार्ट और, इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ऑल्सो 0, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या बचेगा, 0 बचा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या बचेगा, क्योंकि 0 प्लस 0 हो जाएगा वो, ठीक है। अगर आपको समझना है, देखिए जेड इज इक्वल टू क्या है, वो ए प्लस आई बी का फॉर्म में है, तो यहाँ पे बोल रहा है ए का वैल्यू भी 0 लेना है और बी का वैल्यू भी 0 लेना है, तो आप लीजिए, तो जेड इज इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू 0, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 0 दैट इज 0। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो क्या बन रहा है आपका, 0 आ रहा है, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 है, समझ में। तो ये 3 अलग अलग केसेस, ठीक है। अच्छा, और एक चीज इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आपको समझाता हूँ एक चीज, देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। ये अगर नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने वाला था, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहीं पे मैं कॉन्सेप्ट बताना था मुझे। आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, बहुत खूबसूरत चैप्टर है ये, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी है एक्चुअली, देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर इजी है। जहां हार्ड होगा मैं आपको खुद ही बताऊंगा, हाँ बाबू ये चैप्टर हार्ड है, नो डाउट, ठीक है। तो देखो, सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझते हैं पहले। देखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग 3 अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला एक तो होता है एल्जेब्राइक फॉर्म, ठीक है, एल्जेब्राइक फॉर्म। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका पोलर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसका पोलर फॉर्म, या इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं। फिर जब हम लोग ये दोनों पढ़ लेंगे तो फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूलर फॉर्म, यूलर, ठीक है, या इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, ओके सॉरी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, एक अलजेब्रिक फॉर्म जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कैसा दिखता है, वो दिखता है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जो अभी हम लोगों ने देखा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ये हो गया अलजेब्रिक फॉर्म्स का, ठीक है, अलजेब्राइक फॉर्म। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सीखेंगे इसको पोलर फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। पोलर फॉर्म्स जो होता है मेनली z इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं इसको r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, प्लस है, तो ये हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ना, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये इसका पोलर फॉर्म्स है, या इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है कि cos थीटा और sin थीटा आ चुका है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म्स बोलना एकदम समझ सही है, ठीक है। पोलर फॉर्म्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोलर फॉर्म्स में होता है क्या है, r और थीटा आ जाता है, ठीक है। पोलर फॉर्म्स में क्या होता है, r और थीटा आ जाता है। अलजेब्रिक फॉर्म में क्या होता है, a और b आता है। अगर आप a और b ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, xy लेंगे तो xy आएगा, a और b लेंगे तो a b, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z इज इक्वल टू r इंटू आई का पावर आई थीटा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अलजेब्रिक फॉर्म से कैसे सीखते हैं हम लोग पोलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना, फिर पोलर फॉर्म्स में हम लोग सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो कहानी है बहुत लंबी। सबसे पहले तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अलजेब्रिक फॉर्म्स है, ठीक है, उस अलजेब्रिक फॉर्म्स में हम लोगों ने बताया क्या क्या पढ़ना है। पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैं अभी आपको स्टार्ट किया हूँ, ठीक है।
इसके बाद पढ़ेंगे उसका कॉन्जुगेट। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अभी हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका कॉन्जुगेट, फिर उसका प्रॉपर्टीज, मेन इंपॉर्टेंट उसका प्रॉपर्टीज ये। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, सॉरी। इसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का मीनिंग क्या है, फिर हम लोग ज्योमेट्रिकली समझेंगे इसका मतलब। इसके बाद फिर हम लोग लास्ट पढ़ेंगे आर्गुमेंट। जब मॉडुलस एंड आर्गुमेंट के साथ हम लोग फैमिलियर हो जाएंगे, ओके, जब हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, तो फिर हम लोग सीखेंगे पोलर फॉर्म्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अंडरस्टूड? और जब हम लोग पोलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम लोग लास्ट में सीखेंगे यूलर फॉर्म्स। समझ में आ रहा है? फिर हम लोग लास्ट में सीखेंगे यूलर फॉर्म। तो ये तो एक पूरा कहानी है जो हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्जुगेट के बारे में, थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे और उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कॉन्जुगेट ही होगा। और आई थिंक आज मैंने आपको जो बताया अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जस्ट सीखा कि एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ए होता है हमारा रियल पार्ट, बी होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद हम लोगों ने 3 अलग अलग कंडीशंस पढ़ा कि रियल पार्ट अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो क्या होगा, और दोनों ही 0 हो जाए तो क्या होगा, वो हम लोगों ने देखा। ओके, तो ये सारा कहानी है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर कुछ छूट रहा है, मान लो ऐसा कुछ होगा, तो हम लोग डिटेल में फिर सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आई होप ये पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप सेकंड पार्ट को भी अच्छे से देखना और इस फर्स्ट पार्ट को जो मैंने आपको पढ़ाया इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। हम लोग सेकंड पार्ट में चलेंगे, पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के, आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा, जो भी आप बोलो, और इसके साथ साथ फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जेई के, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो आप इसे, ताकि उनको भी ये चैप्टर इजी लगे, फेमिलियर लगे कि यस हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसी का थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है, या अपने टाइम अपने लैंग्वेज में बोलो तो प्रो लेवल है। ओके, तो ये ऐसे आप बोल सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो आई होप सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।